फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जो जीएस पेपर 1 से रिलेट करता है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पास्ट ट्रेंड के बारे में बात करना चाहूंगी कि 2018 से लेकर अगर हम देखें, जैसे 2021 हो गया, 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2018 हो गया, पीछे पीछे भी हम देखें 18 से लेके 21 तक एक ट्रेंड आपका कॉमन है कि हर साल हिस्ट्री जो है उसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के, जो टोटल में हिस्ट्री की वेटेज को बनाते हैं 75 मार्क्स। तो ये 75 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जो आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे मार्क्स कहाँ कम आते हैं कि आपको लगता है कि आपको आता है और आप लिख लेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हैं तो आप वो सब लिखते हैं जो आपको आता है। सपोजिटली अगर आपको मॉडरेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको जो जो पता है मॉडरेट के बारे में वो लिखेंगे, पर आप वो लिखने में फेल हो जाते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड हो। तो हम 2021 के पेपर को टेम्पलेट बना के, यूपीएससी मेंस के जो पेपर है उसको टेम्पलेट बना के देखेंगे कि क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है, कैसी आपकी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, क्या वो सफिशिएंट है जो आपने पढ़ा है, अगर वो पढ़ा है तो क्या वो डायमेंशंस मीट होती है जो कि एक आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और कैसे आंसर को इतने कम पेज में जो है, इतनी कम वर्ड लिमिट में, कैसे आप अपने आंसर को विद इंट्रोडक्शन, विद ऑल द डायमेंशंस, विद मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड विद कंक्लूजन कैसे डील करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ। हिस्ट्री के 3 पार्ट है, 1 इज आर्ट एंड कल्चर, 2nd इज मॉडर्न इंडिया, 3rd इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और एक सॉरी एंड 4th इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एक्चुअली मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आप कोरिलेशन में भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए 3 पार्ट्स। तो इसको हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं। कभी जैसे 2010-20 में आर्ट एंड कल्चर का वेटेज ज्यादा था, आउट ऑफ 75 मार्क्स आर्ट एंड कल्चर वाज ऑफ 50 मार्क्स, लेकिन 2021 में जो वेटेज है वो मॉडर्न इंडिया का ज्यादा था, इट वाज फॉर 40 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स। तो आप इग्नोर किसी को भी नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि कब यूपीएससी कम्स विद ऑल द सरप्राइजेस, कब किस क्वेश्चन का, किस पार्ट का ज्यादा वेटेज हो जाए। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम 2021 का जो हमारा हिस्ट्री का है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, कमिंग टू क्वेश्चन, इट इज इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ Bhakti literature, evaluate the nature of Bhakti literature and its contribution to India's culture. तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसको पहले, अब भक्ति लिटरेचर है, डायरेक्टली एक डिफरेंस आपको बनाना है कि भक्ति लिटरेचर है, भक्ति पीरियड नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, एक बैकग्राउंड में अगर आपको वो नॉलेज होगी तो आप बहुत जल्दी इसके बारे में जो है वो डील अप कर सकेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए कि व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। क्वेश्चन हमेशा 2 रीजन से ही पूछे जाते हैं। पहला रीजन है आपका कि आप वो आपका बेसिक सिलेबस का पार्ट है। सेकंड रीजन है वो करंट अफेयर्स में है, तो वो कल्चर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक सिलेबस, तो इसलिए हर साल क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। अगर आप देखते हैं कि नाउ भक्ति लिटरेचर क्या है, क्योंकि भक्ति लिटरेचर के बारे में पूछा गया है, तो आप इतना जानते हैं कि जो भक्ति लिटरेचर है, अगर आपको नहीं भी पता क्या है तो आप एक कॉमन सेंस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि ये भक्ति पीरियड में होगा। अब भक्ति पीरियड कब था, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4th 5th 6th 7th सेंचुरी के बीच में बहुत ज्यादा ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जिसमें डिवोशन को एज अ मीन्स टू अटेन गॉड जो है वो लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया था। तो इतना अगर आपको पता होगा, अच्छा इस टाइम पीरियड के टाइम ये हुआ, तो
क्यों आया भक्ति पीरियड, क्यों आया? क्योंकि ब्राह्मणिकल हेजमनी इतनी ज्यादा हो गई थी, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स इतने हो गए थे, संस्कृत हर किसी को एक्सेस नहीं थी लैंग्वेज, तो रिलीजन जो है और कॉमन मैन जो है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। जिस गैप को ब्रिज किया भक्ति मूवमेंट ने, जिसने रिलीजन को एक साधारण इंसान तक पहुंचाया, आम आदमी का बनाया रिलीजन को। कैसे? कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं, सिंपल डिवोशन से एंड टू टोटल सरेंडर टू गॉड से। तो ये आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में पता है, ठीक है जी। ये कहाँ शुरू हुआ? शुरू साउथ इंडिया से हुआ, धीरे धीरे फैला पूरे इंडिया में। अच्छा, इसने क्या किया? ठीक है, कौन इसके सेंट्स थे, इसका लिटरेचर क्या था? अगर आप भक्ति सेंट्स जो कि आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो आपको याद आ जाएगा कबीर, कबीर के साथ ही आ जाते हैं कबीर के दोहे, तो आपको कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप देखो तो इसमें नाम आ जाता है आपके गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की जितनी भी टीचिंग्स है वो आदि ग्रंथ में कंपाइल्ड है, ठीक है। और इसी तरह चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का बंगाली लिटरेचर में बहुत ज्यादा जो है उनके वर्सेस, उनके सॉन्ग्स, उनके भगत भजन, वो सब बंगाली लिटरेचर में देखने को मिलता है। और एक महाराष्ट्र में मराठी गीता है ज्ञानेश्वरी, तो उसमें भी जो कंपाइलेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भक्ति पीरियड की है। तो थोड़ा सा अगर आपने प्रीलिम के लिए फैक्ट्स याद किए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मेंस के आंसर को कंपाइल करने में। अब इतनी नॉलेज आपको बेसिक हो गई, ठीक है, कि भक्ति लिटरेचर क्या है, ऑब्वियसली भक्ति पीरियड में आया होगा। भक्ति पीरियड क्या है, वो किन लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, और इसका रेलेवेंस क्या है कल्चर में, सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम आंसर राइटिंग में जो चलेंगे तो देखते हैं। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। क्या आपको चाहिए रेलेवेंट पॉइंट, हर टॉपिक के आपने प्रिपेयर करने हैं, मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और बैलेंसिंग द आंसर मैटर्स अ लॉट। एक हाफ पार्ट में आप लिखो नेचर, हाफ पार्ट में आप क्या लिखो, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बैलेंसिंग। और अगर इंट्रोडक्शन लेंदी हुई तो आप आंसर कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं आंसर को। क्वेश्चन था नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, है ना, नेचर किसका, भक्ति लिटरेचर का। इंट्रोडक्शन तो देनी पड़ेगी। भक्ति मूवमेंट, इंट्रोडक्शन में ही हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हमें सब कुछ आता है और हम तो रेडी बैठे हैं अटैक करने के लिए। तो भक्ति मूवमेंट emerged during 7th century BC mainly in South India as a new religious dimension to attain God by devotion। एक ही लाइन ने सारा काम, सारे पर्पसफुल कर दिए। अब इसको लिंक करना है जो क्वेश्चन पूछा था, वरना हम भक्ति मूवमेंट पे ही फंसे रह जाएंगे। अब आइए किस पे, भक्ति लिटरेचर पे। Hence, Bhakti literature too was based on this nature। क्या नेचर की, डिवोशन, डिवोशन में ही सिंपल मीन्स ही है, ठीक है, तो उसको लिंक कर दिया। अब भक्ति लिटरेचर किसने कंट्रीब्यूट किया होगा, भक्ति सेंट्स, वो सबको पता ही है, सच एस कबीर, कबीर के दोहे, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये ज्ञानेश्वरी बुक है जो मराठी गीता है, और गुरु नानक देव जी की कंपाइलेशन आदि ग्रंथ में, चैतन्य महाप्रभु की कहाँ पे, बंगाली लिटरेचर में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये आपने देख लिया। अब आता है डायरेक्टली अटैक करो क्वेश्चन को। नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, क्या नेचर रहा, लव एंड डिवोशन एज अ मीन टू अटेन गॉड, सिंपल। इंडिविजुअल लिबरेशन, पहले बोलते थे कि नहीं सैल्वेशन आपको नहीं मिलेगी जब तक आप कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल लिबरेशन एंड एनलाइटनमेंट पॉसिबल थ्रू टोटल सरेंडर टू गॉड। कैसे, टोटल सरेंडर कर दिया गॉड को। सिंप्लिसिटी इन एक्शन, ठीक है, सिंपल पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, कुछ कॉम्प्लेक्स आपको जरूरी नहीं है संस्कृत आए, ठीक है। लोकल डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेज में था इसलिए कॉमन मैन तक पहुंचा, असेसिबल टू ऑल, कि साधारण सी फॉर्म में था, प्रोज, सॉन्ग्स, फ्रेजेस, क्वेश्चन टू सेल्फ। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये आम आदमी तक जो है वो पहुंच गया। तो ये नेचर है भक्ति लिटरेचर का। सोशल इंक्लूजन बहुत थी इसमें, क्योंकि जो भक्ति सेंट्स थे वो लोअर कास्ट के थे, जैसे कबीर वीवर थे, सेना बार्बर थे, रविदास कॉबलर थे और नामदेव टेलर थे। तो ये हमने थोड़ा सा नेचर बताया कि क्या था भक्ति लिटरेचर का। कॉमन मैन की लैंग्वेज में था, कॉमन मैन तक पहुंचने के लिए था, सिंपल था। अब
इसीलिए hence भक्ति लिटरेचर, उसको एक लाइन में कंसाइज कर दिया, hence भक्ति लिटरेचर रीच्ड कॉमन मैन एंड भक्ति मूवमेंट ब्रॉट ऑल देम टुगेदर एंड लेड टू रेवोल्यूशन इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट वन एड्रेस हो गया, सेकेंड पार्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। क्या कंट्रीब्यूट किया भक्ति लिटरेचर ने, वो इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीब्यूशन अगर आप जो आपने नेचर लिखी है, अगर उसी की इम्प्लीकेशन आप सोसाइटी पे उठाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो जैसे आपने वहां पे क्या लिखा था कि भाई सिंपल था, सिंपल संस्कृत को कट डाउन कर दिया, कॉमन डायलेक्ट में था तो क्या कर दिया, कटिंग रिलीजियस बैरियर्स, कटिंग डाउन द ब्राह्मणिकल हेजमनी एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। इसलिए क्या प्रमोट कर दिया, सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन कर दिया इसने। कैसे, इसने कास्ट बैरियर रिलीजन के हटा दिए, इसने जेंडर बैरियर हटा दिए, इसने क्लास बैरियर हटा दिए। जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन थे, जो जुलाहा थे, जो बाबर थे, जो टेलर थे, जिनको कोई पूछता भी नहीं था, वो सेंट बन गए भक्ति के। तो इसने क्या कर दिया, इक्वालिटी, इक्विटी लेकर आया सोसाइटी में। ठीक है, तो पहला कंट्रीब्यूशन ये कर दिया इसने। सेकंड क्या किया, contributed to musical art, the dance forms। अब जैसे म्यूजिक है भक्ति, उससे एक कीर्तन प्रथा शुरू हुई, कीर्तन कल्चर इमर्ज किया। ठीक है, डांस फॉर्म ट्रेडिशन आपके वैष्णविज्म से इंस्पायर थे, जैसे कुचिपुड़ी डांस हो गया, जैसे केरला का मोहिनी आट्टम हो गया, जिसमें वैष्णविज्म से जो इंस्पायर्ड है, इमेजिन करते हैं कि विष्णु भगवान आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो डांस फॉर्म है एक अलग तरीके से जो इंडिया की धरोहर है, वो म्यूजिक एंड आर्ट को एक न्यू डायमेंशन दे दी है भक्ति मूवमेंट ने और भक्ति लिटरेचर ने। उसके बाद और क्या किया, प्रमोट्स कल्चरल होमोजेनिटी इन स्पाइट ऑफ कल्चरल हेट्रोजेनिटी। अब इंडिया में डाइवर्स फॉर्म है, ठीक है, हम एक कॉमननेस की जो एंगल है वो धागे की तरह काम करता है पिरोने का। तो भक्ति में सब शक्ति है, सबको मिला दिया, हर कोई अटेन कर सकता है भगवान, रिलीजन के थ्रू सब मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एकता में जोड़ दिया उसको। ठीक है, और कुछ ट्रेट्स जो भक्ति के हैं वो बाकी रिलीजन में भी है, जैसे सूफिज्म, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में भी ये काम आया, तो देयरबाय इट स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद और क्या किया भक्ति मूवमेंट के लिटरेचर ने, अब जेंडर इक्वालिटी रिलीजन में आया। पहले क्या था, रिलीजन वाज कंसिडर्ड अ मेल प्रिजर्व, कि भाई मेल हो तभी सैल्वेशन मिल सकती है, तभी आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन फीमेल सेंट्स आई, जैसे मीराबाई, और वो लिटरेचर में लिखा गया है, ठीक है, कि मीराबाई आई, मीराबाई के गाने हैं, ठीक है, मीराबाई की भक्ति है और उसको पूरी दुनिया ने सराहा है। तो इट ओपन द डोर ऑफ सेल्वेशन फॉर वुमेन। ठीक है, एज भक्ति लिटरेचर तो सबको एसेसिबल हो गया, कॉमन में था, तो अब वुमेन भी है, उनका जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है रिलीजियस एक्टिविटीज को लेकर वो खत्म हुआ, उन्होंने उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, वो भी आ गया है सोसाइटी में, बराबर के हकदार बने। तो इस तरीके से इंडियन कल्चर में जो भक्ति मूवमेंट है और उससे इंस्पायर्ड भक्ति लिटरेचर है, उसने एक अपनी रिमार्केबल छवि छोड़ दी। ये लाइन आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे आपका जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करना था। पहले आपको क्या नॉलेज चाहिए हमने वो देखा, वो पता होगा आपको, तभी आप क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम डील करते हैं सेकंड क्वेश्चन को 2021 के हिस्ट्री में जो आया है। सेकंड क्वेश्चन है, trace the rise and growth of socio-religious reform movement with special reference to Young Bengal movement and ब्रह्मो समाज। 10 नंबर का है, 150 वर्ड्स का है। अब आप देखिए, अब डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को अटैक करना है। यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कोई हेस्ट नहीं है। ठीक है, सोच लो कि क्वेश्चन की नीड क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ये पूछा है राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, राइज एंड ग्रोथ किसकी, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की, मतलब जितनी भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो क्यों आई, राइज क्यों की और ग्रो कैसे की। ठीक है, पहली चीज।
उसके अलावा विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट राइज एंड ग्रोथ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की, सेकंड पार्ट ब्रह्मो समाज के बारे में, और थर्ड पार्ट यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखो, ठीक है। जब आपने जल्दबाजी नहीं की, क्वेश्चन को समझा, अब आप अटैक कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता है कि इवेंट्स क्यों हुए होंगे। तो अगर आपको पता है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कब हुए, कि ब्रिटिश के टाइम कौन सी सेंचुरी में हुआ, 19th सेंचुरी जो है, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जो है उसमें ये स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। क्यों हुए ये समझना बहुत जरूरी है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए हुए क्योंकि एक बहुत ही एजुकेटेड क्लास आ गई है, क्योंकि इससे पहले जो रिफॉर्म्स थे वो ब्रिटिश जब करवा रहे थे, कर रहे थे, तो उन रिफॉर्म्स को एक तरीके का आप बोलोगे कि एनफोर्समेंट की तरह से वो जबरदस्ती चल रहे थे। लेकिन जब आपके ये रिफॉर्म्स आए, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आए, तो सोसाइटी में रिफॉर्म्स तभी आएंगे जब आपका कोई भरोसे का बंदा आपको ये यकीन दिलाए कि ये हाँ ये तेरे लिए सही है, तभी आप उसको मानोगे। वैसे ही जो इंडियंस अब वेस्टर्न एजुकेटेड हो गए, एनलाइटेंड हो गए, उनको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता चला, उनको एहसास हुआ, देन दे रियलाइज कि हमारी सोसाइटी में कितनी ऑर्थोडॉक्सी है, यहाँ पे कितनी सुपरस्टिशन है, कितना मिसबिलीफ है, और कितनी डार्कनेस है। तो जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, ये पूरी बेस थी, इसको इंडियन रेनेसेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें कि एक सोसाइटी अवेकन हुई है, साइंटिफिक हुई है, रेशनलाइज हुई है, रीजनिंग के ऊपर फोकस किया है, एनलाइटनमेंट हुई है, ठीक है, एजुकेशन आया है। तो वो सारा वो जो शिफ्ट था हमारी सोसाइटी का फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, टू रीजनिंग, वो जो नई नया समाज हमारा लाया, तो ये कौन लिखा है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो अब आपको ये पता चल गया कि राइज क्यों हुआ, किसने किया, ये समझ आया। अब ग्रोथ कैसे हुई, ग्रोथ कैसे हुई होगी? अब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की ग्रोथ, अब कॉमन मासेस जो हैं, ये तो कुछ लोग पढ़ गए, इंटेलिजेंसिया बन गए, लेकिन ज्यादातर मासेस जो हैं वो अनएजुकेटेड थे, उस वक्त एजुकेशन नहीं था। तो उन तक पहुंचने के लिए ग्रोथ कैसी हुई? तो उन्होंने सभास बनाई, ब्रह्मो सभा बनाई, वैसे ही अलग अलग रामकृष्ण मिशन शुरू हुए, इस तरीके के मतलब आर्य समाज बनाया, ताकि क्या हो, पार्टिसिपेशन हो, एक कम्युनिटी गैदरिंग हो, लोग आए, और तब आके लोगों को अवेकन किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको समझाया जाए कि आपकी सोसाइटी में ये जितनी भी ये प्रथाएं चल रही हैं, ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से कि समझने की जरूरत है कि फर्स्ट पार्ट इससे डील करता है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब किसका स्पेशल रेफरेंस है, हल्का सा ये बता के, यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। तो ये देख लियो, टाइम पीरियड मैंने बताया फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आ गया था। व्हाट इज इट, आपको समझा दिया कि हमारी कुप्रथाओं के प्रति हमारे ही लोग जब उजागर हुए, तो उन्होंने सोसाइटी में इस बात को समझाने के लिए जो रिफॉर्म चलाए, ठीक है। तो उसके बाद थीम और करेक्टरिस्टिक क्या रहे इसके, थीम जो बेसिक थीम रही क्या रही, रीजनिंग की थीम रही, रेशनलाइजेशन की थीम रही। फिर इसकी सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन क्या हुआ इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया की सोसाइटी में, इंडिया के रिलीजन में इसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, ठीक है। तो कंक्लूजन के साथ ये सारी चीजें लेकर आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, आप सबको पता है इसके बारे में, ये आप क्वेश्चन खुद लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखना है थोड़ा सा देखो, मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, पर आपको खुद से प्रैक्टिस किए बिना कुछ नहीं होंगे। अब मैंने वही आपको बताया कि फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी में आ गया, वो बोले कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस है, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, पर्दा है, सती है, पॉलीगैमी है, कास्ट हरासमेंट है, अनटचेबिलिटी है। तो इन सब से हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ये कौन समझे, एनलाइटन वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस। तभी थीम क्या है, इक्वालिटी की, इक्विटी की, हार्मनी की, अपलिफ्टमेंट में की, ब्रदरहुड की, कॉमननेस की, ठीक है। कम्युनल फीलिंग है कि हमने अपने समाज को उठाना है, हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्या बोले, जैसे कि आर्य समाज ने बोला, अलग अलग चीजों ने बोला कि गो बैक टू द ग्लोरियस पाथ,
पास्ट अपना जाओ, जो वेदास का था उसमें कुछ नहीं मानते थे, इविल प्रैक्टिसेस नहीं थी। विवेकानंद ने बोला जीवा इज शिवा, भाई भगवान की मूर्ति पूजा का कोई भी फर्क नहीं है जब तक आप क्या करो, जीव की सेवा ना करो। तो क्या किया इन्होंने, अपील, क्या क्या मेजर्स यूज किए, ठीक है, अपील। और फिर क्या इन्होंने किया, एक जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिटीज बना ली, समाज बना लिए, पार्टिसिपेशन की कॉमन मैन की, ब्रिटिश की हेल्प से लॉज लेकर आए, ठीक है। तो रिवाइवलिज्म और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स जो थी वो इन्होंने चला दी। इन्होंने सोशल और कल्चरल इविल को फॉट किया, ठीक है। स्कूल्स खोले, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, ये सब चीजें किसके लिए, अवेकनिंग के लिए, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने ये सब किया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है ऐसे ऐसे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, सत्य शूद्रक समाज, अलग अलग रीजन से जितने भी अलग अलग पार्ट में ये मूवमेंट्स आई, ठीक है। अब हम आंसर को देखते हैं, ये आपको एक बेसिक नॉलेज होगी तभी आप आंसर कर पाओगे। अब देखो आंसर को कैसे एड्रेस करना है, ठीक है। तो अब आंसर को एड्रेस करने के लिए देखिए, एक इंट्रोडक्शन में ही हमने सब समझा दिया कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आई, किसके इन्फ्लुएंस में, वेस्टर्न लिबरल फिलॉसफी and education, and it questioned the orthodoxy, superstitious practices and social evil prevailing in India at that point of time, ठीक है। It led to Indian social renaissance, ठीक है, age of enlightenment ये लेकर आए। फिर rise and growth with reference to ब्रह्मो समाज and young Bengal movement क्यों हुआ, ठीक है। तो इन दो को एग्जाम्पल लेके हमने वो पूरा समझा दिया। अब ब्रह्मो समाज आपको पता है राजा राममोहन रॉय ने शुरू किया, इसने क्वेश्चन किया किसको, रिचुअल सैक्रिफाइसेस को, प्रमोट किया क्या, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। फोकस क्या था, रेशनलिज्म का। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ब्रह्मो समाज और यंग बंगाल का, पर है ये सब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में वन एंड द सेम थिंग, पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो कुछ बताना पड़ेगा कि इन्होंने प्रमोट किया प्रेयर्स, मेडिटेशन, ठीक है, सिंपल मेथड्स ऑफ वर्शिप, ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, ठीक है। तो इन्होंने अल्टीमेट पावर क्या किसको बोला, ह्यूमन रीजन को और कॉन्साइंस को। सोशल इविल जैसे सती, पॉलीगैमी, इनके अगेंस्ट इन्होंने जो है फाइट किया, ठीक है। बंगाल में एमर्ज किया लेकिन बाद में ये स्प्लिट हो गया दो में, ठीक है। राजा राममोहन रॉय की डेथ के बाद जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और जो केशव चंद्र सेन है उन्होंने इसको फ्लरिश करने में काफी हेल्प की, ठीक है। तो ये हमने फटाफट ब्रह्मो समाज के बारे में लिख दिया, इसकी हमने राइज और ग्रोथ लिखी। उसके बाद अब जल्दी से आते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। ये आपको पता है हेनरी विवियन डिरोजियो जो एक प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा में, क्योंकि ये फैक्ट्स है, ये हमें याद ही करने पड़ेंगे, ये हमें आने ही चाहिए, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है। तो बट टाइम पीरियड 1820s, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ये इन्होंने कहाँ शुरू किया, ये बंगाल में शुरू हुए, इसको बंगाली रेनेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फोकस क्या था इनका, रेशनल टीचिंग, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, क्योंकि सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था, तो जो भी वहां पे हुआ वो सारी थीम ये लेकर आ गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे उन्होंने लार्ज स्केल रिफॉर्म लेकर आए इंडियन सोसाइटी में, प्रमोट किया एजुकेशन को, लिटरेसी को, और उस वक्त उन्होंने मैसेस को रेडी किया, सेट स्टेज फॉर द मैसेस टू पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनको समझा के कि आपके समाज में गलत गलत चीजें हैं, उनको अवेकन तो किया, साथ ही साथ उनको रेशनलाइजेशन, क्वेश्चनिंग की आदत डाल दी, अवेकन इवन द पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस। इनिशियली स्टार्टेड विद सोशल रिफॉर्म, फिर उनको धीरे धीरे जब इविल्स पे ही क्वेश्चन आया तो अपने बाकी इविल्स भी समझ आने लगे, उनको समझ आने लगा कि ब्रिटिश रूल भी हमारे ऊपर एक इविल है, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल अवेकनिंग जो मास मूवमेंट थी वो भी इन्होंने तैयार कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एड्रेस कर सकते हैं आपका जो है ये क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्ड क्वेश्चन 2021 मेंस का हिस्ट्री का हम एड्रेस करेंगे। क्वेश्चन है, वो कहता है एक्सेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा गया है और ये आया है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम देखें तो ये पार्ट सिलेबस का कम पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इसका जो नॉलेज है वो आपके एसेज या जीएस के ही बाकी आंसर्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट
होता है, तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए था, वो हम थोड़ा देखते हैं। हमें स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस पता होना चाहिए। हमें ये जानने की जरूरत है इसके लिए कि जब अंग्रेजों के अधीन हमारा भारत था, उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका मेजर फोकस क्या था। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज का नॉलेज एक्वायर किया होगा तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, बेसिकली दे वर लिविंग इन अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ द ब्रिटिश, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश को एक अपना रेवेन्यू का, अपना वेल्थ का कुछ एक पार्ट, एक पोर्शन टाइम विद इन जो एक फिक्स टाइम पीरियड था उसके बाद देते रहते थे, भिजवाते रहते थे। तो उसके लिए उनको वेल्थ एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती थी, तो देयर वर हाई रेंट रेवेन्यू इन द एरिया, ठीक है। एंड देयर वाज मिनिमम फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द people, growth of the economy, growth of the इंडस्ट्री, क्योंकि उनका सारा ध्यान क्या था कि किसी तरीके से हमारा जो कंट्रोल है, ठीक है, वो हमारा रहे ही रहे, ठीक है। तो ये अब इस मेंटालिटी के साथ जब प्रिंसली स्टेट्स चल रहे हैं, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो चाहेंगे ही नहीं कि उनका जो कंट्रोल है, जो ऑटोक्रेसी है, जो रूल है, वो जाए। वो कभी भी डेमोक्रेसी को अपनाना नहीं चाहेंगे। तो ये हमें बैकग्राउंड में हल्का सा आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर में ये सब रिफ्लेक्ट होगा। फिर प्रिंसली स्टेट्स, जब एक बार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ गया, जिसने ये प्रोवाइड किया कि या तो आपका आप जो स्टेट्स हैं, या तो वो अपना डोमिनियन या तो पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं या इंडिया की तरफ जा सकते हैं, या वो अपना जो डोमिनियन स्टेटस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो जब एक बार ये चीज हो गई तो और या तो वो इंडिपेंडेंटली अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, तो मोस्टली चाहते थे कि वो सॉवरेन रूलर्स रहे, ठीक है। बट आप सोचिए कि 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, ठीक है, उनको एग्जिस्ट करने अगर दिया जाता तो वो अपने आप में ये एक प्रॉब्लम हो जाती, पॉलिटिकली प्रॉब्लम होती, सिविल अनरेस्ट होता, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती, एंड अल्टीमेटली जो आउटसाइड पावर्स है वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसका मोटिव अचीव नहीं होता और हम कोलैप्स हो जाते, जो कि ब्रिटिश चाहते थे कि हम एक फेल्ड एग्जांपल हो कि आजादी तो ले ली, बट let us see how can you handle your own sovereignty, स्वराज, ठीक है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। फिर आता है व्हाट वाज द नीड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, समझाया मैंने आपको। फिर कैसे ये प्रोसेस को इनिशिएट किया, प्रॉब्लम क्या आई कुछ स्टेट्स में, कैसे सॉल्व हुआ, और कंक्लूजन। तो अगर आपको इन सब चीजों का एक ब्रीफ आइडिया होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। अब इन पॉइंट से कि हमें क्या समझने की जरूरत है, आपको डायमेंशंस के बारे में भी पता चल गया है कि कौन कौन सी डायमेंशंस जो है वो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ताकि एक मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन बने और मोनोटोनस ना रहे। आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने आपको प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल दिया है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे के क्वेश्चन पे। अब बिगिंस विद, ठीक है, आपको एक इंट्रोडक्शन देना है जिसमें आप लिख सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 declared that states can either join two dominion, India or Pakistan, or maintain independent sovereign status. More than 500 princely states were there whose independent status posed threat to national unity, security and democratic rights of people, because there was a power vacuum due to lapse of British paramountcy. अब एक 3 लाइन की इंट्रोडक्शन में ही आपने सब कुछ समझा दिया कि क्या कैसे प्रॉब्लम अराइज हुई होगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और अब हम
कुछ स्टेट्स का जिन्होंने मेजर प्रॉब्लम क्रिएट की उनका एग्जांपल लेके प्रॉब्लम्स को इलाबोरेट करेंगे। Therefore, task of national integration was assigned to Vallabhbhai Patel and VP Menon, who used carrot and stick policy to complete the complex tasks of national integration. But during integration, following administrative and socio-cultural problems were faced by India. तो इनिशियली हमने कुछ स्टेट्स का एग्जांपल लिया, जैसे जूनागढ़, ट्रेवनकोर का ले लिया, कश्मीर का लिया, हैदराबाद का लिया, नॉर्थ ईस्ट का लिया, और इन एंड में हमने इन जो बाकी की प्रॉब्लम्स है उन सबको कंपाइल करके एक दो लाइंस में लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है फ्यू बॉर्डर स्टेट्स सच एज जूनागढ़, ट्रेवनकोर, ब्रैकेट में लिख दिया कि रिच इन रिसोर्सेज थे, मैरीटाइम स्टेट थे, they refused to sign instrument of accession as they wanted to maintain sovereign rights and autocracy. तो यहाँ पे अपनी ऑटोक्रेटिक रूल को एस्टेब्लिश आगे भी करना चाहते थे। तो ये एक बड़ी जो है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रही। उसके बाद जूनागढ़ के साथ हमने स्टिक पॉलिसी को अपनाया, हमने उसकी क्रिटिकल सप्लाईज को कट ऑफ कर दिया, उसका जो रूलर था वो पाकिस्तान की तरफ भाग गया क्योंकि इन्फ्लुएंस ही वहां से होकर वो ये सब कर रहा था। ठीक है, और अब जब इंडियन आर्मी ने अटैक किया तो इट साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब बात करते हैं कश्मीर की, जिसका एक हिंदू रूलर था हरि सिंह, पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। हरि सिंह जी भी इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनिशियली जब पाकिस्तान के कुछ वहां के कुछ पाश्तून लोगों ने वहां पे कुछ भेष बदल कर, ठीक है, it is said that they were being supported by army, ठीक है, but they try to attack कश्मीर, ठीक है, तो फटाफट वहां पे उन्होंने कश्मीर ने इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया और इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये बोला कि वंस द पीस रिटर्न्स इन द एरिया तब हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, यानी हम जनता की वोटिंग करवाएंगे, जिस तरफ वो जाना चाहेगी उस तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, हैदराबाद के केस में क्या हुआ, हैदराबाद में जो नवाब थे उन्होंने तो डेमोक्रेसी को कर्व करने के लिए रजाकार्स को भी हायर करके रखा था, जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स थे, जो वायलेंस यूज करते थे, टेरर यूज करते थे लोगों की वॉइस को कर्व करने के लिए। ठीक है, तो हैदराबाद नवाब को पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था, ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, इसलिए इंडियन फोर्सेस को इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है, और फाइनली हैदराबाद ने भी सरेंडर कर दिया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम हमने फेस की है कि ये स्टेट्स जो है वो ज्योग्राफिकली कट ऑफ थे। ठीक है, आपने देखा है, और एक लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर भी बहुत बड़ा था, एंड दे वर नॉट दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड। इवन अगर आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंस में भी जब नेशनलिज्म चला था तो इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट वाज टोटली डिफरेंट, कि वहां पे जाकर वहां पे भी अवेयरनेस, वहां पे भी इंटीग्रेशन, बहुत छोटे स्केल पे वहां पे नेशनल मूवमेंट इम्पैक्ट दिखा पाई थी। तो इन सब बैरियर्स की वजह से, ठीक है, इनका अलाइनमेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस आया। ठीक है, लोकल लीडर्स, लोकल पीपल ने बोला कि हम इंटीग्रेट नहीं होंगे, तो इसलिए इनके साथ बहुत ही डिफरेंट पॉलिसी अपनानी पड़ी। इनके कुछ मॉडरेट लीडर्स को एग्री करवाया कि अगर आप भारत में अलाइन हो जाते हैं तो ये आपके ही हित के लिए है, और उनके विश्वास को रखने के लिए नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जैसे कि 6 शेड्यूल उनके लिए है, जैसे कि आर्टिकल नागालैंड के लिए एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो स्पेशल पावर्स को रिस्टोर करता है। तो इस तरीके से उनको विश्वास दिलाकर इंटीग्रेट किया गया। कम्युनल डिवाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अब हम सम अप कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ रूलर्स, their status, their power, their autocracy, their privy purses, and refusal to adopt democratic setup. There was self interest was being valued more than national interest.
there was social, at some places there was civil unrest, there was social discontent against the rulers. So these were set of problems जो post independence India की integration में हमने face की. However, after 2 years of independence, the country was fully integrated and became largest democracy with standing example of unity in diversity. तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं. नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं हिस्ट्री के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है जो 2021 मेंस में पूछा गया है. इस क्वेश्चन को देखते हैं हम. To what extent did the rule of moderates prepare a base for wider freedom movement? Comment. 250 words, 15 marks. दोस्तों, इससे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट का ये वाला सेगमेंट है, जिसमें पीसेंट रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, फ्रीडम मूवमेंट अब्रॉड एंड मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी है, इससे 100% हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है. तो आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप बिफोर हैंड इन क्वेश्चंस को रेडी करें, ताकि आपको जब रेडी करके आप चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी पेपर में एड्रेस करने के लिए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ. हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है. इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि जो मॉडरेट्स हैं उनके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए मॉडरेट्स कौन थे. तो अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो आपको ये बात तो पता होगी कि मॉडरेट्स वो लोग थे जो ब्रिटिश की गुडविल पॉलिसीज में बिलीव करते थे. ये वेस्टर्न एजुकेटेड मॉडर्न इंडियंस थे जो ये मानते थे कि ब्रिटिश भारत का भला करना चाहती है, परंतु उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी पॉलिसीज को लेकर आना है. इसलिए ये चाहते थे कि हम एक बेसिक अवेयरनेस और अवेकनिंग के साथ उनको करवा के देश का भला करेंगे. Initially they used to believe that British rule is a boon for India. ठीक है, हुआ मॉडरेट्स. कुछ मॉडरेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि दादा भाई नारोजी हो गए, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए. तो इस तरीके से जो और लोग भी हैं वो आपको पता होने चाहिए. इनके मेथड्स, अचीवमेंट और फेलियर्स, जैसे ये कौन से मेथड्स यूज करते थे, अचीवमेंट इनकी क्या रही है, फेलियर्स ये कहाँ हो गए, कंट्रीब्यूशन इनकी नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस में, और कंक्लूजन. तो अगर इन चीजों को लेकर आपको मालूम होगा तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन एड्रेस करने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझे तो ये यही पूछना चाहते हैं कि मॉडरेट्स ने ऐसा क्या किया जिसकी कंट्रीब्यूशन वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी के टाइम पे जो है मास मूवमेंट हुई, जिसकी कंट्रीब्यूशन उस वक्त देखने को मिली. ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें हल्के से में इनके कुछ फेलियर्स के बारे में भी बताना पड़ेगा. अगली कुछ स्लाइड्स में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए वो मिलेगी. जैसे कि ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए, ठीक है, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कहाँ से होती है कि जो सेगमेंट दुखी हुआ ब्रिटिश की पॉलिसीज से, उसने रिवोल्ट कर दिया. तो सबसे पहले आपकी ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई, फिर पीजेंट अपराइजिंग हुई, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए. तो ये सब अपने आप में चलते 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 फाइनली क्या हो गया कि एक नेशनलिज्म आने लगा. कैसे, जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने ये जाना कि देश की व्यथा को दूर करने के लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है. तो अलग अलग सोसाइटीज बनी, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. तो अर्ली नेशनलिस्ट ने थोड़ी थोड़ी ये बनाई. जब ब्रिटिश को ये दिखने लगा कि ये तो कल दिन हमारे लिए, अभी तक तो ये मान रहे हैं कि ब्रिटिश रूल बून है, कहीं सच्चाई ना जान जाए, तो उनको सेफ्टी वॉल का चेक करने के लिए इन्होंने कांग्रेस का गठन कर दिया. ठीक है, तो अब हम चलते हैं. ये आपका थोड़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए था मॉडरेट्स के बारे में. ये आप खुद से पढ़ सकते हैं. ठीक है, इनकी अचीवमेंट लिमिटेशंस हमने सब कुछ लिख दी है. मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पे आ रही हूँ.
आंसर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं, मॉडरेट्स एक टाइम पीरियड बहुत जरूरी है जब ये बहुत प्रोमिनेंट रहे, एमर्ज हुए, और जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो 1885 से 1907 तक माना जाता है। कौन थे ये? वह अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक्सेट्रा, हु वर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेटेड एंड बिलीव्ड that British rule to be boon for India. Moderate used prayers petition methodology for achieving political reforms in India. तो यही बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया था, इसी को 2-3 लाइन में कैसे इंट्रोडक्शन में देना है ये हमने देख लिया। आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंट्रोडक्शन हमेशा रेलेवेंट होनी चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया एग्जामिनर को दे दे कि आपको कितनी डेप्थ में और कितनी एक्सटेंट में टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है। आगे डायरेक्टली क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। रोल प्लेड बाय मॉडरेट टू प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर नेशनल मूवमेंट। क्या किया इन्होंने? दे क्रिएटेड नेशनल अवेकनिंग, अ फीलिंग ऑफ इंडियन कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। तो ये क्या थे मॉडरेट्स? मॉडरेट्स ने क्या किया? ठीक है, इन्होंने लोगों को इस चीज का एहसास दिलाया, ठीक है, कि हमें कुछ बदलाव की जरूरत है। तो वो जो बदलाव ये लेकर आ रहे हैं वो कौन लेकर आ रहा है? मॉडरेट्स। ठीक है, कि असली दिक्कत क्या है, उनकी जिंदगी की समस्याओं का हल क्या है। They tied the country in bonds of common political, economic and cultural interest. जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर जो एसोसिएशंस बनी थी, अब एसोसिएशन बनी है तो लोग एसोसिएटेड होंगे, फिर वो कुछ न्यूज़पेपर्स निकालेंगे, कुछ पैम्फलेट्स निकालेंगे, कुछ सम्मेलन करेंगे। तो इस तरीके की अवेकनिंग वो लाना उन्होंने शुरू कर दिया था। अवेकनिंग ऑफ masses, जैसे मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर, मॉडर्न एजुकेशन मैगजीन। They promoted the idea of democracy, civil liberties and nationalism. देशवासियों को पता नहीं था डेमोक्रेसी क्या चीज है, ये लेकर आए कि आप जो है हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के बारे में इन्होंने बात की, इन्होंने अलग अलग सेक्शन के इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए बात की, इन्होंने हाई रेंट रेवेन्यू की बात की कि वो कम होना चाहिए, इलीगल एक्सट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की भी बात की। इस तरीके से मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे आइडियाज को लेकर आए जो पहले देश में जिन चीजों को लेकर बात नहीं होती थी, ठीक है। दे अल्टीमेटली जब इनको समझ आ गया कि समस्याएं देश में जो है उसका मूल कारण ही अंग्रेजी राज है, तो इन्होंने दे एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल कि इट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, मनी एक्सट्रैक्शन, सारा पैसा यहाँ से कलेक्ट कर कर ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन बन रहा है। तो जब इनको समझ ब्रिटिश के साथ डील करने पर समझ आया कि ये लोग तो हमारा भला चाहते ही नहीं है, तो उस चीज को भी इन्होंने क्या किया? हाईलाइट किया। दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इन्होंने स्वराज की बात की, सेल्फ गवर्नमेंट ऑन लाइंस ऑफ अदर कॉलोनीज सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, क्योंकि इनको नॉलेज पड़ गया कि देश विदेश में क्या हो रहा है, पढ़े लिखे थे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पता चल रहा था, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि जैसे बाकी है अदर कॉलोनीज, ब्रिटिश की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उन्होंने वहां पे भी तो सेल्फ गवर्नमेंट है, हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। दे fought for more Indian representation in Viceroy, Executive Council, local bodies, central and provincial legislative assembly। तो जितने भी ये रिफॉर्म्स पॉलिटिकल आए जिनमें इन्होंने बोला कि more and more Indians should be associated with the legislative process and also have representation in the executive domain। तो वो सब जो ये किया कि भारत के भविष्य की बात भारतीयों के द्वारा ही की जाए, वो भी इन्वॉल्व हो, बहुत सारी डिमांड, बहुत सारी चीजें ये लेकर आए, ठीक है। Hence, moderate unified the nation under common grievance and awakened common people for solution। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया था फॉर द जो मास मूवमेंट होने वाली थी उसके लिए। अब हमें इनके कुछ फेलियर्स बताने की जरूरत है कि ये क्यों नहीं मास मूवमेंट कर पाए। Because they could not involve masses, as they were called microscopic minority by Lord Dufferin and disloyal Babus, etc., because they remained loyal to the crown. Initially, they believed in British goodwill and they pleaded, they made the petitions which were not listened. Mostly they were
रिजेक्टेड, इग्नोर्ड, एंड दे कुड नॉट इन्वॉल्व मासेस, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, ये एक और मेजॉरिटी ऑफ इंडियन जो थे उस वक्त इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, तो इनके न्यूज़पेपर पैम्पलेट उनको कौन पढ़ाकर समझाता। तो एक बहुत बड़ा गैप रह गया था इनकी अंडरस्टैंडिंग को कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग से मिलाने में, ठीक है। Their methods of plead, prayer, petition were criticized by young revolutionaries। वो बोले जो हमारा ही एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग उन्हीं लोगों को बोलेंगे कि हमारा भला करो। तो जो यंग ब्लड था, यंग रेवोल्यूशनरीज थे, वो उनके मेथड से, वो कहते कि रेवोल्यूशन से ही होगा, ठीक है, इनके मेथड से नहीं होगा। दे फेल टू अचीव एनी मेजर डिमांड। इवन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाज क्रिटिसाइज्ड। दिस इज 1892 बाय मिस्टेक, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो जो उनका 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, वो भी मेजॉरिटी ऑफ लोग कहते हैं कि इट इज जस्ट फॉर द नेम से, कोई मेजर बेनिफिट्स, मेजर चेंजेस ही ला नहीं पाए। They were thought to be bunch of Western educated aristocratic class who failed to connect with sentiment of masses. Failure of moderate gave rise to extremist revolutionaries in freedom movement, ठीक है। However, despite these failures, it cannot be denied that moderates created awareness about democratic rights and bonded country in common feeling of nationalism, which later led to more gigantic and widespread approaches such as Gandhian revolution। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो मेंस 2021 में पेपर 1 हिस्ट्री सेक्शन में पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बोलता है, ब्रिंग आउट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमें महात्मा गांधी जी के जीवन के जो सिद्धांत है उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो आपको हर जगह यूज में आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका एस्से हो, चाहे वो आपका एथिक्स हो। तो आप इस टॉपिक को शॉर्ट के लिए हमेशा एक बढ़िया कंसाइज पॉइंट्स में तैयार करके रख लीजिए। अगली कुछ स्लाइड्स में हमने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन एड्रेस कैसे करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें आंसर करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात है कि फ्रीडम मूवमेंट के फेजेस जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अब्रॉड और गांधीयन फेज, ये सारी चीजें आप टाइम पीरियड, मेथड, प्रिंसिपल, एक्शंस, अचीवमेंट, फेलियर, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन, इस वे में आप प्रिपेयर करके रख ही लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर साल आएगा ही आएगा, किसी एक फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में नॉलेज आपको काम आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाना ही है, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए, मैं क्वेश्चन के इस पे आती हूँ कि जो थर्ड एंड फाइनल फेज है फ्रीडम मूवमेंट का, जो 1917 से 1947 तक चला, उसको हम गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए, ठीक है, तो he already carried an image of a national hero because he fought for the rights outside the country। तो इस तरीके से जब उन्होंने राइट्स के लिए बाहर लड़े तो उनकी एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज ऑलरेडी इंडिया में बन चुकी थी। सो व्हेन ही केम बैक, देन गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले तुम एक पद यात्रा अक्रॉस द कंट्री जो है उसको तुम करो, क्योंकि उसी से आपको समझ आएगा कि मेरे देश की असली समस्याएं जो ग्राउंड पे है वो कैसी हैं, ठीक है। तो जब आपको महात्मा गांधी जी के बारे में ये सब पता है, फिर आपको जानना है कि उनकी जैसे अहमदा मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट, सबसे पहले उन्होंने, ये पीटी में भी क्वेश्चन आता है, क्या किया। फिर फीचर्स ऑफ गांधीयन फेज, कि कैसे वो नॉन वायलेंस के सत्याग्रह पे बेस्ड था, ट्रूथ पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक फोकस में बताती है गांधीयन फेज का, कि गांधीयन फेज ने किस किस चीजों पे फोकस किया। तो ये आप अपने आप से देख सकते हैं, इस स्लाइड में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद
आप ये देखेंगे कि गांधी जी ने ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन कॉपरेशन के टाइम गांधी जी ने क्या किया, ठीक है, कैसे चली इनकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो वो एक ब्रीफ में यहाँ बस हमने आपको पता क्या क्या पता होना चाहिए वो मेंशन करने के लिए बताया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चली। तो महात्मा गांधी जी ने इसमें क्या क्या अनाउंस किया था, ठीक है, तो क्या बॉयकॉट, एक तरीके की बॉयकॉट मूवमेंट थी, गवर्नमेंट इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था, गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिया था, स्वदेशी को पॉपुलराइज किया था, ठीक है। इसी तरीके से आपको कि गांधी जी ने अपना टाइटल जो केसर हिंद का है वो दे दिया था। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगी और आपने पीटी के लिए प्रिपेयर की ही होगी। तो नेशनल स्कूल खोल दिए जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जब आप डिटेल में कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी मूवमेंट प्रिपेयर करोगे तो उस मूवमेंट में क्या हुआ, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें हमने यही प्रोवाइड किया है कि जैसे 1921 में मास डेमोन्स्ट्रेशन हुई अगेंस्ट प्रिंस ऑफ वेल्स, चोरा चोरी इंसिडेंट जो वायलेंट टर्न कर गया जिसकी वजह से मूवमेंट को बंद करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारा नॉन कॉपरेशन के टाइम हुआ। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों आया, ठीक है, कि इतना एक पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट हो रहा था, पीपल डिमोरलाइज हो रहे थे। तो गांधी जी ने 11 डिमांड की एक चिट्ठी लॉर्ड इरविन को दे दी, ठीक है, कि आप हमें ये दे दीजिए, जो बहुत जस्ट डिमांड्स थी। पर लॉर्ड इरविन ने उन बातों को भी नहीं सुना। अल्टीमेटली गांधी जी ने दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए शुरू की, ठीक है। ये बहुत ही एक बड़ा सिंबॉलिक एक्शन था कि ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था, बिकॉज सॉल्ट वाज इक्वली कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक, ठीक है। तो ये इसकी साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसकी जो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेसिव पॉलिसीज। तो ये हमें समझने की जरूरत है। फिर बाकी चीजें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुई, जैसे प्रभात फेरीज, ठीक है, नो टू चौकीदारी टैक्स, क्या क्या उन्होंने बोला, ठीक है। विमेन लार्ज नंबर में आई, कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, हंसाबेन मेहता। विमेन, इनके गांधी जी के प्रोग्राम क्योंकि नॉन वायलेंट थे इसलिए इसमें लार्ज स्केल विमेन पार्टिसिपेशन हो पाई, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रिपेयर कर चुके होंगे पहले ही नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपको पता होगा कि इनमें क्या है क्या हुआ है। तो इसी के चलते आप जो आगे है क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे। अब हम डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए। अब इस इंफॉर्मेशन को, इतनी सारी बल्क इंफॉर्मेशन को आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे वो अब हम देखते हैं, ठीक है, कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम ऐसे क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स किए उनको हम देखते हैं। तो देखो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी brought all together a new dimension to freedom struggle where he not just followed satyagrah and non-violence but also worked for nation building through his constructive programs। तो गांधी जी को हमने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में पूछा, उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बना दिया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को भी। डायरेक्टली आते हैं उन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट है तो हमें भी डायरेक्टली आंसर करना है कि क्या क्या किए। अब देखिए, इतने सारे जब आपको पता होते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस डायमेंशंस है, ठीक है, पर उनको आपने कंसाइज करना है, क्योंकि आप पॉइंट तो बहुत सारे लिखेंगे पर एग्जामिनर के लिए ये देखना मुश्किल हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो ढेर सारी एक्टिविटीज को हमने एक सब हेडिंग देकर इकट्ठे उसके नीचे एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को हमने कितने हेड में डाला है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है, क्या था प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज स्वराज थ्रू सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस का जो स्वराज का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था उसकी बात करते हैं। इसकी आपने सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना है, आपने 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन भी देनी है, वो बहुत जरूरी है। तो ये बोलता है वन ऑफ द मेन मेथड यूज्ड
both during non-cooperation movement and civil disobedience movement was the boycott of foreign goods. फॉरेन गुड्स को बर्न कर दिया, स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट कर दिया फॉरेन बेस्ड स्कूल से, डॉक्टर्स, कॉलेजेस, लॉयर्स, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस दे दी। इसीलिए सारा फोकस, मेजर फोकस वाज ऑन सेल्फ रिलायंस थ्रू अडॉप्शन ऑफ स्वदेशी। उन्होंने चरखा को पॉपुलराइज किया, लोकल जो एजुकेशन है लोकल डायलेक्ट में उसको पॉपुलराइज किया। एज अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सेल्फ रिलायंस will only provide स्वराज। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो गया। अगला गया है रूरल डेवलपमेंट। अब गांधी जी ग्राम स्वराज को जो है हमेशा ही सॉल्यूशन मानते थे इंडिया की समस्याओं का। वो बोलते थे जब तक हमारे जो गांव हैं, क्योंकि मैक्सिमम जनसंख्या गांव में है, वो डेवलप नहीं करेंगे, वहां के लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा। तो रूरल डेवलपमेंट में वो बूस्ट करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज को, क्योंकि वो कहते थे ये लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और ये लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लोकल रॉ मटेरियल, लोकल रिसोर्सेज का यूज करती है, विमेन भी इसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रूरल एरियाज वर द मेन फोकस विद रिस्पेक्ट टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो बोलते थे इसी से क्या होगा, सबका उदय सर्वोदय। तो जो स्किल ट्रेनिंग है वो प्रमोट करे कॉटेज इंडस्ट्री को, ताकि हमारा क्या हो सके, सर्वोदय। तो ये भी गांधी जी का एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम रहा है। उसके अलावा गांधी जी का जो थर्ड एंगल है, दैट इज अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड फाइटिंग अनटचेबिलिटी। फाइटिंग अनटचेबिलिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसमें गांधी जी ने क्या किया? सी, एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, सिर्फ हेडिंग लिखने से काम नहीं चलेगा। तो गांधी जी क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन शब्द का जो है वो उनको उपाधि दी। ठीक है, हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। ठीक है, तो गांधी जी ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से एक ब्रेक ले लिया था पूना पैक्ट के बाद, जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क अमंग द अनटचेबल्स शुरू किया। वो खुद जाके टॉयलेट साफ करते थे, वो जगह जगह जाके खुद क्लीनिंग करते थे टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द स्वीपर्स। ठीक है, तो उसके अलावा उन्होंने ही ऑर्गेनाइज्ड हरिजन सेवक संघ एंड आल्सो रोट हरिजन टू सिक्योर द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द दलित्स। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो गांधी जी ने है अनटचेबल के लिए किए। अभी तक हम देख रहे हैं सेल्फ रिलायंस हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, फाइटिंग अनटचेबिलिटी हो गया, और क्या किया गांधी जी ने? विमेन अपलिफ्टमेंट, विमेन की राइट्स, विमेन को इक्वल प्लेस दिलवाया। ठीक है, कैसे? गांधी जी ब्रॉट विमेन एट फोरफ्रंट इन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ही इससे उनको कॉन्फिडेंस आ गया। आप ही सोचिए, वो औरतें जो घर की चार दीवारी के अंदर रह रही थी, उनको, जिनको ये बताया गया कि तुम इंफीरियर हो, तुम बाहर के काम नहीं कर सकते हो, उनको लाया गया, उनको लाया गया मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। इससे क्या हुआ? एक कॉन्फिडेंस आया, एक करेज आई, उन्हें पता चला वो किसी के अधीन रहने वाली नहीं है, वो भी उतनी ही गुणी है। ठीक है, he motivated his wife Kasturba Gandhi to organize meetings. He promoted gender equality. Many women such as Kamala Devi Chattopadhyay, Hansa Ben Mehta, Vijay Lakshmi Pandit, etc., they all participated in non-cooperation and civil disobedience movement. Okay, so this was again another angle, ठीक है, for constructive programs. देन एज द कम्युनल हार्मनी। अब आपको पता है कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी में हमेशा बिलीव करते थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल राइट्स हो या म्यूचुअल हेट्रेड हो, जिसके लिए आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी उन्होंने ही टुक अप द कॉज ऑफ द खिलाफत। ठीक है, उन्होंने मल्टी फेथ प्रेयर्स ऑर्गेनाइज करवाते थे। ठीक है, मुस्लिम्स के राइट्स को एड्रेस करने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने हमेशा कम्युनल हार्मनी को भी प्रमोट किया। देन एजुकेशन फॉर मासेस। अब आपको पता है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गई थी तो बोला फॉरेन एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दो, फॉरेन स्कूल्स को छोड़ दो। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन पे गांधी जी ने फोकस किया। वो बोलते थे कि हमारा जो एक वार्धा प्लान भी उन्होंने दिया था, जिसमें वो बोलते थे कि
पहले वो रोजगार दो जो वो एजुकेशन दो जो व्यक्ति को रोजगार प्रोवाइड कर सके। आप देख रहे हैं कि अब हम फिर से कहाँ जा रहे हैं, हर चीज में हम गांधी जी की ही थ्योरी पे जा रहे हैं, है ना, उसी मॉडल पे जा रहे हैं। आजकल भी तो यही सब चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट मिशन, रूरल डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये बात तो सोचिए उन्होंने इतने साल पहले बोल दी थी। देन अदर्स, बाकी सब अगर कुछ है आपको तो आप इसमें डाल दो कि बाकी क्या प्रोग्राम, अगर कुछ भी सम अप करना है एंड में आप लिख सकते हो, फोकस ऑन क्लीनलीनेस, नेशनल यूनिटी, लव एंड हार्मनी, विजन ऑफ राम राज्य, सर्वोदय, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ही वर्क फॉर डिग्निटी ऑफ लेबर, रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन ऑन पीजेंट्स एंड फार्मर, जो डाउन ट्रोडन थे उनकी आवाज गांधी जी बने, ठीक है, उनके अधिकार, उनके हक के लिए गांधी जी लड़े, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए, इसीलिए वो तो लीडर ऑफ मासेस थे, ठीक है। अब एंड में आप लिख सकते हो कंक्लूजन, ही एक्चुअली प्रोवाइडेड विजन फॉर इंडिया दैट वी लेटर adopted in डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है ना। तो इस तरीके से जो हम हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस करना था। आई होप आपको समझ आया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 2021 जीएस पेपर 1 मेंस के हिस्ट्री पार्ट के आखिरी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है इन द सीरीज ऑफ क्वेश्चन वी हैव बीन डीलिंग विद। ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है। क्वेश्चन पूछता है, there arose a serious challenge to democratic state system between the two world wars. Evaluate the statement. अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो उस वक्त जो सामाजिक परिस्थिति थी, सोशल जो राजनीतिक परिस्थिति थी, पॉलिटिकल, और जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति थी यानी इकोनॉमिक, तो वर्ल्ड ओवर जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी और जिन सब का इम्पैक्ट था उनका इन तीनों डायमेंशंस में क्या स्टेटस था। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वजह से दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच में क्या क्या हुआ। फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई और उन सब के इम्प्लीकेशंस वर्ल्ड पे क्या हुए, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ आंसर करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इट वाज एन रिजल्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है इट वाज बिकॉज ऑफ एग्रेसिव colonialism, ठीक है। तो देयर वर इंपीरियल पावर्स जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखा था, जैसे कि ब्रिटेन था, फ्रांस था, इस तरीके का, और देयर वर न्यू इमर्जिंग पावर्स, ठीक है, जैसे कि जर्मनी हो गया, एशिया में जापान हो गया। तो पुरानी पावर्स और नई पावर्स के बीच में अब एक बार की एस्टेब्लिश्ड हुई पावर्स ये नहीं देख सकती थी कि दूसरी नई नई पावर्स जो आ रही हैं, है ना। तो वो चीजें आपको एक बैकग्राउंड में पता होना चाहिए। फिर क्या होता है जो वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, इन सब इवेंट्स का अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप ये आंसर लिख पाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बेनितो मुसोलिनी कौन था, ये इटली का डिक्टेटर था। फिर हिटलर कौन था, हिटलर को कौन नहीं जानता, पर आपको उसका रोल पता होना चाहिए। और इनकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने इनको अपीज क्यों करना चाहा और क्या क्या किया, लीग ऑफ नेशन कौन सी बॉडी थी और ये फेल हो गई तो क्यों हुई, इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे, इन्फ्लेशन हुआ, एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। तो इन सब चीजों का नॉलेज लेकर हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इन सब चीजों का नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, तो एनसीईआरटी है, उसमें चैप्टर है वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, दैट इज बिटवीन 1918 टू 1939। उसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, अमेरिका राइज एज एन इंपीरियल पावर, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, rise of fascism and Nazism, communism in Russia, division of colonies and rise of Japan as colonial power। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को जब आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से तो आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। डायरेक्टली चलते हैं हम, आंसर कैसे करना है देखो।
हमने इंट्रोडक्शन सिंपल रखी है। वर्ल्ड विटनेस्ड expeditious changes between 1918 and 1939. This is the period between the two world wars that were, यहीं पे बता दिया कि क्या चेंजेस थे, एक्सपेंशनिस्ट, एंटी डेमोक्रेटिक एंड वर फ्यूल्ड बाय द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तो इंट्रोडक्टरी लाइन में ही हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हमारे आंसर में उसको क्या मिलने वाला है, क्या क्रक्स है। इंट्रोडक्शन हमेशा सिंपल होनी चाहिए बट रिच होनी चाहिए। अब हम डायरेक्टली बताते हैं चैलेंजेस को। सच चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम वर, ठीक है, क्या क्या थे ये। फर्स्ट, राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इटली में क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है, एक पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट हो गया था, ठीक है। लोगों की कंडीशन मिजरेबल थी, वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई थी, इन्फ्लेशन थी, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, और वहां पे कोई अथॉरिटेरियन रूल था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, जो जो गवर्नमेंट थी वहां पे, जो एस्टेब्लिश्ड पीपल इन लॉ थे, that were mainly the capitalist and the landlords. It was dominated by the capitalist and the landlord. अब ऐसे हालातों में क्या होता है कि जब इटली में ऐसे हालात थे, लोगों के बुरे हाल थे, तो जब भी कोई देश कमजोर होता है तो पैरासिटिक पावर्स जो है वो उस पे एक्ट करती हैं। उसी तरीके से एक बंदा था बेनितो मुसोलिनी, ठीक है, ही केम इनटू पार। इसने क्या किया, इसने आर्म्ड गैंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए, किसके अगेंस्ट, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो जितने भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे उनके अगेंस्ट। और जो पीपल इस वक्त पावर में थे, जो कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने इसको वो सब काम करने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इटली में सोशलिज्म या कम्युनिज्म आए और उनकी जो प्रिविलेज है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने पार को सीज कर लिया और रीन ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया। रीन ऑफ टेरर में क्या था, इट ग्लोरिफाइड द वॉर एंड फोकस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इटली के हालात थे। तो क्योंकि क्वेश्चन में हम थोड़ा थोड़ा ही बता सकते हैं कि दो वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या हुआ, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने ये बता दिया, इटली में फैसिज्म आ गया जी। सेकंड है, जर्मनी में नाजिज्म आ गया, नाजीज्म। तो जो नाजीज है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अडोल्फ हिटलर, दे एस्टेब्लिश द मोस्ट बार्बरस डिक्टेटरशिप, ठीक है। अब जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ था कि इन्होंने, जो वर्ल्ड कंट्रीज थी, उन्होंने जर्मनी पे ही सारा इल्जाम लगा दिया वर्ल्ड वॉर वन का, ठीक है, और उसी को परपिटर बता दिया। तो उस तरीके से उसके साथ एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन की थी, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस बोलते हैं। इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी अपनी मिलिटराइजेशन नहीं कर सकती थी, जर्मनी से उसकी पावर, उसके रिसोर्सेज छीन लिए गए, और जर्मनी के ऊपर ह्यूज फाइन्स भी डाले गए जो उसको देने ही पड़ने थे। तो उसकी वजह से जर्मनी के हालात, जो इंटरनल है, जो इकोनॉमिक है, जो सोशल है, जो पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, अदरवाइज वहां पे भी पथेटिक हालात थे। उन्हीं हालातों का फायदा उठाते हुए अडोल्फ हिटलर ने जो नाजिज्म है उसको ग्लोरीफाई किया और वो एक मसीहा के रूप में लोगों के सामने आया, ठीक है। तो इन दैट पॉलिटिकल वॉइड हिटलर सीज्ड पावर। इसने मैसिव मिलिटराइजेशन शुरू कर दी और ऑटोक्रेटिक रूल चलाना शुरू कर दिया। तो ये हमने देख लिया कि क्या हो गया है जर्मनी में, ठीक है। अब और कहाँ हो गया, दो वर्ल्ड वॉर के बीच में पूरी दुनिया के इंपॉर्टेंट जगह है, वहां क्या हो रहा है। थर्ड चीज जो हुई है वो है एंटी डेमोक्रेटिक इवेंट्स इन सोवियत यूनियन आफ्टर 1925, दैट मींस आफ्टर लेनिन डेथ। अब आपको पता है लेनिन जो लीडर थे, ठीक है, वो बहुत ही, जो सोशलिज्म है उसके ऊपर उनका फोकस था। वो चाहते थे कि सभी सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी के, कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ ऑल के, कोऑपरेटिव चीजों के, वो सारे चाहते थे कि इस तरीके से चले कि इनइक्वालिटी खत्म हो जाए। पर जब
जब लेनिन नहीं रहे तो उनकी डेथ के बाद, ठीक है, जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी के बीच में डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। जिन्होंने रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था, जो अभी भी सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करते थे, उनको कुछ को एग्जाइल में भेज दिया गया, कुछ को जेल में डाल दिया गया। 1930 तक ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट थे उनको किसी ना किसी तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस वर टोटली डिस्ट्रॉयड। तो नाम का ही सोशलिज्म रह गया और वहां पे क्या आ गया, अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। डिफरेंसेस इवन विद इन द पार्टी वर नॉट टॉलरेटेड। तो स्टेलिन जी ने क्या कर लिया, डिक्टेटोरियल पावर्स अज्यूम कर ली, विच वर टोटली कॉन्ट्ररी टू द ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तो ये होता है हमारे रशिया में, सोवियत यूनियन में। अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या क्या हो गया, इटली का देख लिया, जर्मनी का देख लिया, सोवियत यूनियन का देख लिया। अब एशिया अफ्रीका में क्या हुआ, देयर वाज सप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन एशिया अफ्रीका, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंपीरियल पावर्स वीक होने लगी तो इन सारे नेशंस में आया कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम भी आजादी का ट्राई करते हैं। हाउएवर वो अचीव नहीं कर पाए, बट यस देयर वर सम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और नेशनलिस्ट मूवमेंट को काफी बूस्ट मिला। उसके बाद फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनी थी एक बॉडी, फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी, जिसने ये प्रॉमिस किया था कि हम जो है कभी भी कोई भी देश अगर दूसरे के ऊपर एक्ट ऑफ एग्रेशन करेगा तो वर्ल्ड कंट्रीज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शंस, कलेक्टिव एक्शंस लगाएगी उसके अगेंस्ट। लेकिन लीग ऑफ नेशन एक नाम की ही बॉडी रह गई। पहले तो उसके पास कोई खास पावर्स नहीं थी, वो एक मॉरल बॉडी ही थी, एंड अल्टीमेटली इट वाज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न पावर्स, ठीक है। तो इट फेल्ड टू कंटेन द ग्रोइंग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान। तो लीग ऑफ नेशन ने भी वहां पे अपना कोई फर्ज नहीं निभाया जिसके लिए वो बनी थी। फिर क्या हो गया, इवेंट्स बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर हम कर रहे हैं, बहुत सारे एंगल, एस्पेक्ट, डायमेंशन में हमने बताया है। अब क्या होता है, वेस्टर्न पावर्स पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये क्या थी। अब जो पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएटिंग एग्रेसिव पावर एट द एक्सपेंस ऑफ सम अदर कंट्री, इसको बोला था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। इस दौरान क्या हो गया था कि एक साइड आप देख रहे हैं कि रशिया जो सोवियत यूनियन है वो बहुत ही एग्रेसिवली फैल रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उसके अंडर, उसके कंट्रोल में आ रही हैं। दूसरी साइड ब्रिटेन, फ्रांस जो ओल्ड कॉलोनियल पावर थी, उनको इस बात का डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कैपिटलिज्म जिसके बेसिस पे सब चला हुआ था, उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो वो कोलैप्स कर जाए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था सोशलिज्म को कंटेन करना। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इटली और जर्मनी को जो करना चाहते थे वो करने दिया। क्यों, इस उम्मीद में, ठीक है, कि डेंजर ऑफ कम्युनिज्म जो आ रहा था, जो उनको हॉन्ट कर रहा था, वो हेल्प करेंगी रिड ऑफ होने में ये कंट्रीज। परंतु ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। फाइनली म्यूनिच पैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, म्यूनिच पैक्ट को फाइनल एक्ट ऑफ अपीजमेंट भी बोलते हैं। इसमें जो हिटलर है वो बोलता है कि मुझे स्टंटलैंड चाहिए, विच वॉज पार्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया। अब चेकोस्लोवाकिया बहुत इंपॉर्टेंट था, मोर ओवर जो स्टंटलैंड था यहाँ पे उसकी मैक्सिमम एम्यूनिशन की फैक्ट्रियां थी, ठीक है। तो म्यूनिच जर्मनी में ये पैक्ट हो गया जिसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस ने बोला कि ठीक है तुम चेकोस्लोवाकिया को ले लो उसका स्टूडेंट लैंड। अब ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात इसलिए साबित हुई क्योंकि इस डील में चेकोस्लोवाकिया की कंसेंट ही नहीं थी, ठीक है। तो दिस ऑल together endangered rule-based government and gave fascist powers an open ground for aggression। तो इस तरीके से ये कुछ एंटी डेमोक्रेटिक इवेंट्स हुए थे दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में, which finally paved the way for World War II। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं